अच्छा। किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि जगत। इस कार्यक्रम में हम कृषि और बागवानी के विभिन्न विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं। किसान साथियों, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक हम यही मानते हैं, यही सोचते हैं कि सेब ही हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण बागवानी फसल है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे, क्या सेब के अतिरिक्त भी फलों का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में संभव है? क्या सेब ही वो फसल है जिससे हिमाचल प्रदेश को जाना जा सकता है, या कोई अन्य फलीय फसलें भी हिमाचल प्रदेश के बागवान उगा सकते हैं जिनसे उनकी आमदनी में भी इजाफा हो और उगाने में भी वो पौधे बहुत आसान हो? आज का इस कार्यक्रम का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है वर्षा ऋतु में लगने वाले पौधों का प्रबंधन एवं उनका रोपण कैसे हमारे बागवानों को करना चाहिए। इस सारी चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कई दशकों तक कृषि विभाग, बागवानी विभाग में सेवाएं दी है। बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र इनका रहा है और जब बागवानी विभाग से ये विषयवाद विशेषज्ञ की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए, तब भी इन्होंने बागवानी के काम को नहीं छोड़ा और आज एक कुशल प्रगतिशील बागवान बनकर ये लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर जगदीश वर्मा, सेवानिवृत्त विषयवाद विशेषज्ञ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। नमस्कार सर, किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। जगदीश जी, आज तक जो भी चर्चाएं हमने सुनी है जी, यही हमने सुना है कि सेब हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण फसल है। यही हम सुनते आए हैं कि सेबों से हमारे बागवान करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु और भूमि है, क्या सेब के अलावा भी कोई और बागवानी फसलें यहाँ उगाई जा सकती हैं? शुक्ला साहब, आपका तथ्य बिल्कुल सत्य है। आज तक हमारे हिमाचल प्रदेश को सिर्फ सेब के राज्य के नाम से जाना जाता था, परंतु जब से बागवानी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ है, वैज्ञानिकों के अनुसंधान से और बागवान भाइयों की अथक मेहनत से और जो बागवानी विभाग के अधिकारी है उनके प्रसार से आज ये हमारा प्रदेश पूरी दुनिया में फल राज्य के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल जलवायु के आधार पर उगाए जा रहे हैं। इसलिए हम इसको फ्रूट बॉल के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। ये वर्षों की मेहनत है उन वैज्ञानिकों की और हमारे बागवान किसानों की जो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आपसे हम संक्षेप में ये भी जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के पौधे होते हैं और किस किस ऋतु में इन पौधों का रोपण बागवानों को करना चाहिए? शुक्ला साहब, अगर पौधे का प्रकार कहें तो दो प्रकार के फल पौधे हैं। एक पर्णपाती पौधे जिसमें सर्द में पतझड़ आ जाता है, एक सदाबहार फल पौधे जिनमें पतझड़ नहीं आता। जो भी पर्णपाती पौधे हैं वो सर्द ऋतु में लगाए जाते हैं। जो हमारे सदाबहार फल पौधे हैं इनको हम वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त के महीने में इनका रोपण करते हैं। आपने अपने शब्दों में कहा कि वर्षा ऋतु में हम अमुक प्रकार के पौधों का रोपण करते हैं। जी, आपसे हम आज के इस कार्यक्रम में जानना चाहते हैं कि ये जो आजकल ऋतु चल रही है, ये जो आजकल समय चल रहा है, इस समय में कौन कौन से पौधे हिमाचल प्रदेश में बागवानों को उगाने चाहिए या रोपण करने चाहिए? जी शुक्ला साहब, आपने बात पूछी कि इन दिनों ये बरसात का मध्यकाल है, तो इसलिए जो वर्षा का कालीन फल पौधे हैं जैसे आम है, अमरूद है, आंवला है, लीची है, पपीता है और विभिन्न प्रकार के नींबू प्रजातियों एक बड़ा भारी विषय है, जिसमें कागजी नींबू है, बारहमासी नींबू है, किन्नू है, संतरा है, गलगल है, मौसमी इत्यादि इसमें सम्मिलित रहते हैं। इनका रोपण बरसात के दिनों में ही किया जाता है। डॉक्टर जगदीश, आपने नाम लिया आम का। जी, तो अगर हम अपने इतिहास को देखें, अपनी संस्कृति को देखें, तो आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। और जो हमारा निचला हिमाचल है वहाँ पर आम खूब वर्षों से हमारे बागवानों के द्वारा उगाया जा रहा है। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे बागवानों को बताएं
आम की नर्सरी तैयार करने की क्या विधि रहती है और आम की मुख्य किस्में कौन कौन सी है जो प्रदेश में उगाई जा सकती है? शुक्ला जी, अगर आम की नर्सरी तैयार करनी हो तो जो हमारा काठू आम है, देसी आम है, जब वो पूरी तरह पक जाता है और उसमें टपका लग जाता है और पूरी तरह गल जाता है, तो उसके जो स्टोन है, उसकी गुठलियों का रोपण जो है मिट्टी में करना चाहिए। इसके लिए बेड बनाने चाहिए 1 मीटर चौड़ा और लंबा जगह के को देखते हुए, और इसको जब ये उग जाए तो आप इसको उससे बचा लें। सर्दियों में इसको पाला प्रभावित करता है, और जब दिसंबर का महीना आए तो आप इसके ऊपर पराल की छपरियाँ बना सकते हैं ताकि उसको पाला प्रभावित ना करे, क्योंकि ये छोटा रहता है। तो इसको दिसंबर से जनवरी के महीने में खास करके इसके ऊपर ये लगाना, डालना चाहिए, छपरियाँ डालनी चाहिए। और ये पौधा जब मजबूत हो जाता है तो जून के महीने में इसको साइड वीनियर ग्राफ्टिंग से तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो कलम लगी है, ये जो इसका रोट स्टॉक है देसी का, वो भी खड़ा है, और साइड से इसमें जब कलम की है तब इसको तैयार किया जाता है। इस वर्ष अगर हमने इसमें कलम की है तो अगले वर्ष ये बेचने के योग्य होगा। आपको ये भी मैं बता दूं, ये पौधे वैसे नहीं ले जाए जा सकते जैसे हम सर्दी ऋतु के पौधों को 100 का बंडल या 50 का बंडल बांध के ले जाते हैं। इनके साथ जहाँ पर ये लगा हुआ है वहाँ पर इसकी लगभग 1 किलो मिट्टी जो है, जिसको हम गाची कहते हैं, इसके साथ चिपक के जानी चाहिए। इसके लिए हमारे लिए सॉइल भी ज़रूरी है कि वेल फर्टाइल सॉइल हो और उसमें थोड़े क्ले पार्टिकल भी हो, ताकि उसकी कंपेटिबिलिटी उसके लिए गाची बनाने के लिए बन जाए, ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें आसानी रहे। अदरवाइज इनको हम पी बैग में भी उगा सकते हैं। आपसे आज ये जो ज्ञान चर्चा चल रही है, हमारे बागवान किसान भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और हमारे मन में भी एक प्रश्न रहता था कि कई बार बागवान कहते थे कि नर्सरी बहुत दूर है जी, फिर पौधे गाड़ी में ले जाना, वो खर्चा उनको बहुत पड़ता था। आपने ये भी बताया कि आम का पौधा आम पौधों की तरह नहीं है कि उसको 100 के बंडल में या 150 के बंडल में उठाकर ले जाया जाए। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि गुठलियों से भी आम की पौध को तैयार किया जा सकता है। ये हमारे बागवानों के लिए बहुत अच्छा विषय है। क्या ये संभव है कि फिर किस्म का चयन कैसे होगा, क्योंकि गुठलियों से क्या किस्म का चयन हो जाएगा या विशेष तरह की गुठलियों को ही रोपित करना चाहिए? देखो, वो तो उसका मूल वृत्त हुआ, जो हमारे गुठली से उसके ऊपर जो कलम लगनी है, जो फलदार हमारी कमर्शियल जो व्यावसायिक किस्में हैं, उन किस्मों की कलम उसमें जून के महीने में लगा करके अपनी मांग के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार उस पौधे को तैयार किया जा सकता है। आपने पूछा है कि पौधे बहुत दूर से ला करके आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता या पौधे डैमेज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस विषय में इतना बताना चाहता हूँ। तो किसान अपने लेवल पर भी जो भी इसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं बगीचे लगाने की, जैसे मिट्टी की जांच करना, लेआउट करना, और लेआउट के बाद उसका गड्ढा करना, जो गड्ढा अपने पौधा लगाने के लिए करना है उसको आप पहले ही कर लो, लेआउट कर लो, प्रॉपर उसको फिल कर लो, गला सड़ा गोबर डाल के, तब उसमें जो आपने क्यारियों में गुठलियाँ लगानी थी उसके बदले उनको डायरेक्ट उसको गड्ढे में ही लगा लो। गुठलियाँ 2 लगाओ या 3 लगाओ, हो सकता है 3 में से 2 जमे, और फिर कलम करनी, हो सकता है दोनों में कलम की एक ना चले, परंतु जब वो चल पड़े, अगर दोनों में तो एक को आप डिस्कार्ड कर दो और दूसरों को वही साइड विनर ग्राफ्टिंग से इसको तैयार कर दो। इसको हम इन सिटू ग्राफ्टिंग कहते हैं। वो पौधा जो है उसमें मोर्टिलिटी, उसका मृत्यु दर बहुत कम होगा और वो सॉइल के साथ पूरी तरह एस्टेब्लिश होगा और किसान के लिए इकोनॉमिकल भी रहेगा। बहुत से प्रश्न हमारे बागवानों के, किसानों के रहते हैं कि मैंने बागीचा तो बहुत अच्छा बनाया था, पौधे भी बहुत अच्छे रोपित किए थे, लेकिन जैसे ही सर्द ऋतु आई, सर्दी में सारे पौधे तबाह हो गए। ऐसा क्या होता है? कोरे से कैसे बागवानों को अपने पौधे को बचाना चाहिए? इसकी कोई विधि रहती है, कोई रसायन होते हैं, या कैसे अपने बागीचे को सुरक्षित कोरे से
बागवानों को करना चाहिए? देखो, जो तो अनुसंधान विश्वविद्यालयों में या बड़े इंस्टीट्यूट में चलता है वो तो एक अलग है, परंतु जो आम किसान, आम बागवान अपने लेवल पर कर सकता है वो ये करे कि जब आपने पौधा लगा लिया है और पौधा आपका चल भी पड़ा है, वो उसकी जड़ें अभी इतनी मजबूत नहीं हुई, वो और आगे जब दिसंबर में कोहरा पड़ेगा तो वो पौधा मर सकता है। इसके लिए आप अपने स्तर पर जो लोकल मटेरियल है उसके साथ जितना पौधा है उसकी दुगनी हाइट पर के चार खूंटियाँ गाड़ करके और उसके ऊपर छपरी, जो हमारे लोकल घास या पराल की छपरी है। जगदीश जी, हमारे जो बुजुर्ग थे वो पौधों के ऊपर ऐसी छपरी बिछा के रखते थे, तो क्या वो इतने बड़े पहुंचे हुए वैज्ञानिक थे, उनको पता था कि कैसे पौधों का संरक्षण करना है? देखो शुक्ला साहब, जो बुजुर्गों की बात थी उसी को ही हम दोबारा दोहरा रहे हैं, परंतु बात यह है बुजुर्ग तो ये जो आपको एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, जो प्लांटेशन का जो सीज़न होता था ना, हमारे जो बुजुर्ग कहते थे या जो मैंने भी परखा है, ये तो चलो नौकरी तो की हमने, परंतु हम बेसिकली हम जिम्मेदार भी है, आप भी होंगे, परंतु जो हमारा पौधा कृष्ण पक्ष में लगता है, कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण पक्ष में अगर आपका प्लांटेशन हो उसमें मृत्यु दर बहुत कम रहता है और वो सर्वाइव होता है और उसकी लॉन्ग लाइफ होती है और उसकी जो है शेल्फ लाइफ भी उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। मैं अपने बागवान साथियों से ये बातचीत करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो कृषि बागवानी है ये बहुत बड़ा विज्ञान है और 4 वेदों में से एक अथर्व वेद है। अथर्व वेद में पक्ष, मास और किस नक्षत्र में कौन सा पौधा लगाना चाहिए, इसका गुणगान हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में और शास्त्रों में किया है। वही बात आज हम वैज्ञानिकों के मुंह से सुन रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ दर्शकों, बागवान साथियों, कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए लोग थे, लेकिन आज की चकाचौंध में हम लोग इतने भूल पड़े हैं, हम उन सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। आपसे जगदीश जी ये भी जानना चाहते हैं कि प्रदेश में जो आम उगाया जा रहा है उसकी मुख्य कौन कौन सी किस्में हैं जिनको उगा सकते हैं हमारे बागवान? जी शुक्ला साहब, आप ये ज्ञान भी हम बागवान को रहना चाहिए। हमारी जो किस्म है, मालदा है जी, दशहरी है जी, गुलाब जामुन करके भी किस्म है और लंगड़ा है, ये थोड़ी जल्दी आने वाली किस्म है। मालदा को हम बॉम्बे ग्रीन भी कह लेते हैं। और मध्य काल में हमारा चौसा है, मल्लिका है, अमरपाली इत्यादि किस्में आती है। अमरपाली और दशहरी में अंतर इतना है कि इसमें इसकी जो गुठली है कम होती है और पल्प इसमें ज़्यादा होता है और ये हाई डेंसिटी के लिए भी इसको चुना गया है, इसको जो है अमरपाली को। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि जगत। आज हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे वैज्ञानिक से जिनको हम आज के समय में बहुत प्रगतिशील किसान और बागवान की संज्ञा भी देंगे। जब इनको मैंने देखा तो इनके सारे कपड़ों में मिट्टी लगी थी। दर्शकों, ये हमारे किसान, ये हमारे बागवान की पहचान है। मिट्टी को हम लोग अपनी माँ समझते हैं और हमारे किसान बागवान को ये समझना होगा कि जब तक हमने मिट्टी के महत्व को नहीं समझा तब तक हम अच्छे बागवान और किसान नहीं बन सकते। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जहाँ पर बागीचे की तैयारी करनी है वहाँ पर मिट्टी की कैसी स्थिति होनी चाहिए, मृदा परीक्षण करवाना कितना ज़रूरी है और बागीचे को लगाने से पहले वहाँ का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? शुक्ला साहब, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी वैज्ञानिक की राय या किसी बागवानी अधिकारी की राय या दाएं बाएं में जो बगीचा सर्वाइव कर रहा है उसको आप देख लो। 2 चीज़ें हैं, एक तो जगह का चुनाव करना और उसको जगह को साफ करना, झाड़ी इत्यादि। उसके बाद आता है उसका लेआउट करने के 4 तरीके। अगर आपकी ज़मीन समतल है तो आप आयताकार या वर्गाकार विधि अपना सकते हैं। अगर थोड़ी तिरछी है, टेरेन लैंड है, तो आप इसमें हेक्सागोनल सिस्टम अपना सकते हैं जिसमें 15 से 20% प्लांटेशन ज़्यादा हो जाती है।
और अगर आपकी ज़मीन ढलानदार है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कहीं 90 डिग्री में बगीचा लगाए, फिर आप इसमें कंटूर बना सकते हैं, पटड़ियाँ बना सकते हैं 1 मीटर चौड़ी और लंबी। जितनी आपके पास जगह या साइट है उसकी नज़ाकत को देखते हुए आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद आप लेआउट करेंगे और वहाँ पर खूंटी गाड़ करके आप गड्ढा तैयार करेंगे। गड्ढा अगर वर्षा ऋतु के लिए मई या जून में गड्ढा बन जाना चाहिए। गड्ढे का साइज़ मैं आपको बताता हूँ, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा होना चाहिए। और गड्ढे बनाते वक्त ध्यान रखें कि आधी गहराई की मिट्टी को एक तरफ, दूसरी आधी गहराई की मिट्टी को दूसरी तरफ, भरते वक्त उसमें गला से बड़ा गोबर और एसएसपी जिसको हम सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें अपनी राख भी डाल सकते हैं। तो आप इसको भरे, उतना भरे जितनी मिट्टी आपने बाहर निकाली है। ऐसा नहीं हो, रेज्ड पेट होना चाहिए, यानी उभरा हुआ गड्ढा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर बारिश के टाइम में आपने प्लांटेशन की, अगर आपका संकट पेट होगा तो आपके वहाँ पानी खड़ा हो जाएगा और उसमें पौधों में पानी की स्टेगनेशन होगी, रूट रॉट लगेगा, अल्टीमेटली पौधे की डेथ हो जाएगी। अगर आपका रेज्ड पेट है तो आस्ते आस्ते मिट्टी उसी लेवल पर बैठेगी जहाँ से आपने उसकी खुदाई शुरू की थी। हमारे बागवान किसान अब आपसे जानना चाहते हैं कि नींबू प्रजातीय पौधों का उत्पादन निचले हिमाचल में हमारे बागवानों के द्वारा किए जाता है। कौन कौन नींबू प्रजाति में कौन कौन से पौधे आते हैं, उनकी वैरायटी, उनकी किस्म, कैसे उनका उत्पादन, अच्छा उत्पादन हमारे बागवान ले सकते हैं? जी शुक्ला साहब, नींबू प्रजाति एक बहुत बड़ा विषय आएगा। इसमें हमारा कागजी नींबू भी आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये अधिकतर सीडलिंग से ये तैयार किया जाता है और ये इसको ज़रूरी नहीं है इसको गाची में ले जाए, इसको 10-20 पौधों को की गांठ हम इकट्ठी ले जा सकते हैं। इसके बाद हमारा ये जो 12मासी नींबू है, जो हमारी जमेरी है, खट्टी नट्टी जिसको कहते हैं, इसके बीज पहले साल रोपने के बाद अगले वर्ष इसमें टी बडिंग से इसका पौधा तैयार किया जाता है। यही विधि आपकी मौसमी, किन्नू, संतरा इत्यादि में भी चलती है। तो इस ढंग से इसका जो प्रोपेगेशन है की जाती है। और आप अगर उसकी बात करते हैं वैरायटी कौन सी है, संतरे में हमारा एक नागपुरी काफ़ी मशहूर वैरायटी आती है और इसमें एक श्रीनगर करके एक वैरायटी आपने देखे होंगे, छापे वाले वाजे दे करके बेचते रहते हैं। तो नींबू प्रजाति में आपका गलगल भी आएगा, चिकोतरा भी आएगा। नींबू प्रजाति बहुत बड़ा विषय है। आपसे अब ये भी जानना चाहते हैं कि आम की बात हमने कर ली, नींबू की बात हो गई जी सर, लेकिन आज के समय में अमरूद भी बहुतायत हमारे बागवानों के द्वारा उगाया जा रहा है और अमरूद की पौष्टिकता किससे छूटी हुई है? अमरूद की कौन सी किस्में हैं, कैसे इनका चयन करना चाहिए, कैसे बागीचे की तैयारी करनी चाहिए? शुक्ला जी, अमरूद भी पौष्टिक फल है। फल तो वैसे सारे ही पौष्टिक है, परंतु हर फल का अपना अपना महत्व है। अमरूद में विटामिन सी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसकी जेली इत्यादि भी इसकी बनाते हैं। परंतु इसकी जहाँ तक नर्सरी रेजिंग की बात है, एक तो हमारे जो लोकल अमरूद है उसकी अगर आप नर्सरी बीजते हैं, 1 वर्ष बीजते हैं, अगले वर्ष इसको हम तैयार कर सकते हैं, टॉप बडिंग से तैयार कर सकते हैं। या आपके पास अच्छा पौधा फल दे रहा है तो उसमें एयर लेयरिंग करके, वो सबसे बढ़िया मेथड है। एयर लेयरिंग से जो है ना वो ट्रू टाइप आएगा, जो भी गुण उसके मादा पौधे के हैं वो आपको उसमें जो संतति तैयार की जाएगी वो पूरे उसमें आपको मिलेंगे और जल्दी उसकी प्रोपेगेशन हो जाएगी। और इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड एयर लेयरिंग ही इसको मैंने अपनी इसमें देखा है। आजकल औषधीय पौधों के उत्पादन की तरफ हमारे जो बागवान है वो बढ़ रहे हैं। जी सर, आप जानते ही हैं सरकारों का भी उद्देश्य रहता है कि इस समय में बहुत से पौधे रोपित किए जाएं। तो आंवला एक ऐसा पौधा है जो बहुत हमारे हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है, अपने आप भी उगे रहते हैं, लेकिन आजकल
बहुत सारे लोग इसको भी उगा रहे हैं। आप क्योंकि इतने गुणी हैं, आप इतने ज्ञानवान हैं, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आंवला की कौन सी अच्छी किस्म है और इसको रोपित कैसे करना चाहिए। शुक्ला साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी। एक तो हम देखते रहे जो हमको प्रकृति ने दिया है उसको हम कैसे सुधारें। अगर आप जो लोकल आंवले है उसके बीज की नर्सरी आप तैयार करते हैं तो अगले वर्ष आप उसको पैच बडिंग से उसको सुधरी हुई वैरायटी लगा सकते हैं। वैरायटी मैं आपको बता दूं, इसमें N6 N7 ये हाइब्रिड वैरायटी है और एक चकैया करके भी एक वैरायटी है, वो भी इसमें आप उगा सकते हैं। एक बागवान अभी रास्ते में चलते चलते हमको मिले थे, उन्होंने आपसे प्रार्थना की है कि लीची के बारे में भी जानकारी दे। लीची की कौन सी किस्म है जो उगाई जा सकती है और इसका बागीचा कैसे तैयार किया जा सकता है। लीची का मेथड भी सीधा सा मेथड लीची का है। जो आपके मदर प्लांट है उसमें मई जून के महीने में एयर लेयरिंग की जाए। एयर लेयरिंग से पौधा तैयार करेंगे तो उसमें टू टाइप वो पौधा आगे आएगा। और जहाँ तक किस्मों की बात रही, देहरादून है, कलकतिया है, रोज सेंटेड आदि इसकी वैरायटी, मुख्य वैरायटियाँ तो बहुत है, परंतु जो प्रचलित वैरायटी है जिसको हम किसान को उगाना चाहिए तो ये मुख्य वैरायटियाँ लीची की रहती है। जगदीश जी, आपने इतने वर्षों तक सेवाएं दी है, सरकारी विभाग में रहकर एक वैज्ञानिक के तौर पर आपने किसानों का मार्गदर्शन किया है जी। आपसे जानना चाहते हैं कि सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, समय समय पर किसान बागवानों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती है और बागवान किसान कुछ उन योजनाओं का लाभ ले लेते हैं और कुछ जो लाभ नहीं ले पाते वो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि हमको पता ही नहीं लगा, हमको यही पता नहीं लगा कि सरकार की कोई ऐसी योजना भी चल रही है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकारें योजनाएं चलाती है उनका लाभ हमारे बागवान किसानों को कैसे लेना चाहिए। बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है। देखो, जो तुम्हारा बागवानी विश्वविद्यालय हो, ना केवल हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, वो भारतवर्ष में एक पहले बागवानी विश्वविद्यालय है। और रही इसकी बात कि आम किसान कहाँ जाए, जो संबंधित विभाग है उद्यान विभाग, उसका निदेशालय तो शिमला में है और उसके ज़िले के उपनिदेशक हर ज़िले के हेडक्वार्टर में बैठते हैं, परंतु खंड स्तर पर आपके उद्यान विकास अधिकारी होते हैं और सर्कल स्तर पर, पंचायत स्तर पर वो हमारे उद्यान प्रसार अधिकारी है, जो हमारे ग्रास रूट के वर्कर है। उनके पास अगर आप अपनी मांग देते हैं, उनसे कोई राय लेते हैं, जो अपने स्तर का उनके सुलझाने का होगा वैसे सुलझाएंगे। अदरवाइज जो आगे अपने अधिकारियों से पूछेंगे। अगर अधिकारियों से भी कुछ समस्या का हल ना हो, उसके लिए हमारे पास बागवानी विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट बैठे हैं। तो उद्यान विभाग जो है एक कड़ी का काम करता है विश्वविद्यालय और किसानों के बीच में, जो उनका मैसेज है वो प्रॉपरली उनको पहुंचा सकता है। श्रीमान, आपकी एक और सहमति हम चाहते हैं। हमारे जो बेरोजगार नौजवान साथी है, युवा लोग हैं, वो रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। उनके पास ज़मीन भी है जी, वो गांव में रहते हैं, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में अपनी ज़मीन, अपना घर छोड़कर वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आपको देखकर, आपके साथ चर्चा करके हमें महसूस हुआ कि इतने वर्षों तक सरकारी विभाग में सेवा करने के बाद भी आप वैज्ञानिक से बड़े तो किसान लग रहे हैं। उन नए जो बच्चे हैं, जो नए नौजवान साथी हैं, उनका आप मार्गदर्शन करें, कैसे उनको बागवानी के क्षेत्र से जुड़ना चाहिए और कैसे अपने लिए रोजगार के साधनों को सृजित करना चाहिए। शुक्ला साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो जहाँ तक कृषि और बागवानी में, जो आपकी कृषि की फसल है, कोई भी मटर लगाई, वो 2 या 3 महीने में आपका परिणाम दे देते हैं, परंतु बागवानी के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी ज़रूरी चाहिए और उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और उसके बाद आपको पेशेंस चाहिए कि जो आज पौधा लगाया है 2 महीने के बाद ये फसल देने वाला नहीं है। जब फल देने लगेगा 4 या 5 साल के बाद, तो बनिस्बत कृषि की फसलों से 15 से 20 गुना आउटकम इससे आएगी। और इसके लिए
आम बेरोजगार को या जो ज़मीन का मालिक है उसको अगर जानकारी चाहिए तो आप संबंधित उद्यान प्रसार अधिकारी से या उद्यान विकास अधिकारी से या विषयवाद विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और उसके लिए अवेयरनेस भी देते हैं। कई बार पंचायत स्तर पर भी इसके प्रशिक्षण लग सकते हैं। और मेरा तो एक अपना वो रहता है कि मैंने नहीं समझा पहले लोगों की सेवा करने का मौका बतौर विषयवाद विशेषज्ञ मिला, परंतु अब भी मैं अपने इससे जो कोई हमारे पास अपने स्तर की समस्या होती है उसको सुलझाने में मैं पीछे नहीं रहता। जगदीश जी, एक बार हिमाचल प्रदेश में कोई सम्मेलन था, वहाँ पर सुभाष पालेकर जी आए थे जी। उन्होंने मंच से एक बात कही थी कि हमारा जो किसान है वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। जी। आप कितने सहमत है इस बात से? क्या हमारा वैज्ञानिक और हमारा किसान अगर एकजुट हो जाए, अगर उनका मस्तिष्क एक हो जाए, तो क्या हमारा हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में ऊंचाइयों को छू सकता है? देखो सर, एक तो होती है यूनिवर्सिटी की स्टडी, वैज्ञानिकों की स्टडी, लेबॉर्ट्री की स्टडी। किसान को है अपने खेतों का तजर्बा। असली डॉक्टर किसान है अपनी ज़मीन का। क्या बात? असली डॉक्टर किसान अपनी ज़मीन का है, परंतु उसके अगर वैज्ञानिकों को भी चाहिए कि उस लेवल से बात करें जो किसान के समझने का तरीका है। समझने के तरीके क्या है? या तो कोई वाणी से समझ जाए या दिखा के समझ जाए या कहीं एक्सपोजर विजिट करके समझाया जाए या उसके यहाँ कोई डेमोन्स्ट्रेशन लगे और उसको समय समय पर प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे भी मैंने देखा है अपने टाइम में कई बार राज्य स्तर के पुरस्कार मिलते थे। तो मैं आपको अचंभे वाली बात बताऊं कि सेब में राज्य स्तरीय पुरस्कार बिलासपुर के बागवान को मिला। हरिवंश शर्मा जी सर। और जो आम के लिए था, आम के लिए हमारे रामपुर का किसान था। बिल्कुल उल्टी बात। हाँ, तो उनके पास जाकर के सोच रहे भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके लिए के पीछे क्या राज है। ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने पर्यावरण में देख लो, जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है उसकी हम डोमेस्टिकेशन कैसे करें। अगर आपके दाड़ू हो रहा है तो आपके अनार होगा। अगर आपके जंगली आंवला हो रहा है तो आपके आंवला होगा। अगर आपके काठू आम हो रहा है तो आपके बढ़िया आम होगा। जगदीश जी, आपने ये जो ज्ञान दिया, ये जो आपने चर्चा की, ये हमारे जो किसान एवं बागवान है उनके लिए बहुत बहुत उन्नति वाली सिद्ध होगी। आज आप इस कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण आपने चर्चा की है और वैज्ञानिक नहीं, एक बहुत अच्छे किसान बनकर आपने हमारे बागवानों को समझाया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की कृषि जगत कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत कर रहे थे जो अपने आप बहुत बड़े वैज्ञानिक है और बहुत अच्छे और प्रगतिशील किसान भी है। अपने साथ लोगों को आज भी जोड़ रहे हैं। आज भी यदि किसान बागवानों को कोई समस्या आती है, ये उसका समाधान करते हैं। ये जो कृषि जगत कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उद्देश्य हमारा यही रहता है कि हम ऐसे बागवानों से आपको मिलाए जिनसे आपको मार्गदर्शन मिल सके और आपका मार्ग प्रशस्त हो। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आज्ञा दें। नमस्कार।